नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांता आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। टुडे इज़ 8 अक्टूबर 2022। ये करंट अफेयर्स टुडे वीडियो सीरीज़ है। इन वीडियो सीरीज़ में हम रोज़ाना जो भी इंपॉर्टेंट खबरें पब्लिश होती हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, उन खबरों को यहाँ पर हम चर्चा करते हैं और वो सारे न्यूज़ आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर के दिन जो भी इंपॉर्टेंट खबर पब्लिश हुई हैं उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो हिंदी में रहेगा, आपको सारा कंटेंट भी हिंदी में मिलेगा, तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है आईडीबीआई बैंक का निजीकरण। आईडीबीआई बैंक के मेजर शेयर होल्डर्स हैं इंडियन गवर्नमेंट और एलआईसी। ये दोनों मिलकर लगभग 90% से ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं और दोनों मिलकर अपने शेयर्स को सेल करने वाले हैं, यानी कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। तो यहाँ पर हम आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगला टॉपिक है आरबीआई डिजिटल करेंसी ई रुपया। तो आरबीआई ने अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है ई रुपया, उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगला टॉपिक है भारत और ब्रिटेन के बीच में एफटीए की स्थिति। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया और ब्रिटेन के बीच में वीज़ा को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और उसी दौरान एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसका एग्रीमेंट दिवाली के आसपास ख़त्म होने वाला है। तो इसको भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा भारत स्किल फोरम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप वेदांता आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और फॉलो भी कर दीजिए, और साथ ही में आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इनको भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और आखिरी में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोज़ के अपडेट हमेशा रेगुलरली मिलता रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला आर्टिकल, आईडीबीआई बैंक का निजीकरण। यहाँ पर क्या बताया गया है कि आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का रास्ता साफ है, सरकार और एलआईसी मिलकर 61% हिस्सेदारी को बेचेगी। अब आइए देखते हैं खबरों में क्या है। तो खबरों में बताया गया है कि सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की हैं। तो ये क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक है और गवर्नमेंट के पास अगर कुछ भी होता है, उसको अगर सेल करना है, चाहे वो काम है, चाहे प्रोडक्ट या सर्विस है, अगर उसको आम जनता के लिए नहीं, अगर बिजनेस पर्पज से सेल करना है तो इसका एक प्रॉपर ऑक्शन होता है। ऑक्शन यानी कि बोलियां लगती हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा, कोई भी आए इनके शेयर्स को खरीद ले, ऐसा नहीं होता है। ऑक्शन लगता है प्रॉपर, और ऑक्शन में जिनकी बोली ज़्यादा ऊंची होती है उनको वो चीज़ें बेच दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेयर्स बेचे जाने हैं उसका टोटल जो अमाउंट है वो 60.72% है। ये प्रतिशत में है, यहाँ पर मैं रुपए में नहीं बता रहा हूँ। जैसे किसी भी कंपनी का अगर 100% शेयर है तो उसका 60.72% को सेल करना है यहाँ पर। तो बोलियां जमा करने या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जमा करने की आखिरी जो डेट है वो 16 दिसंबर रखा गया है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो लोग खरीदना चाहते हैं, जो लोग इन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं आईडीबीआई बैंक के, तो एक तरीके का इनिशियल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट होता है। तो ये बायर सेलर के साथ शेयर करता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। एक तरीके वो अपनी बोली लगाता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में वो सबमिट करता है गवर्नमेंट को। अब बोलियाँ देखी जाती हैं, जिसका जैसा अच्छा बोली वो परचेस कर लेगा। राइट। अब सरकार और एलआईसी का आईडीबीआई बैंक में कितना हिस्सा है और कितना सेल करने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। तो आईडीबीआई बैंक में करेंटली एलआईसी के 49.2% शेयर्स हैं, जिसके रिप्रेजेंटेशन के लिए 529.41 करोड़ शेयर्स हैं। वहीं इंडियन गवर्नमेंट के पास 488.99 करोड़ शेयर्स हैं, जो कि कुल मिलाकर 45.48% आता है। यहाँ नहीं कि यहाँ पर एलआईसी के पास ज़्यादा शेयर है कंपेयर टू गवर्नमेंट। और कितने शेयर्स ये सेल करने वाले हैं? तो निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की तरफ से बोलियां आमंत्रित की गई है, और इसमें बताया गया है कि सरकार 30.48%, एलआईसी 30.24% अपनी हिस्सेदारी सेल करने वाली हैं। जो टोटल अगर हम इनका करें तो ये 60.72% निकल के आता है। राइट। और इसके साथ ही आईडीबीआई बैंक में जो भी प्रबंधन नियंत्रण है यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका भी ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि मेजर शेयर्स यहाँ पर सेल किए जा रहे हैं। तो मेजर शेयर्स जिनके पास रहेंगे वो प्रबंधन और नियंत्रण, या एक तरीके से कह लीजिए आप पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव उनके पास रहेगा। राइट। अब हम देखेंगे दीपम क्या है। तो दीपम को हिंदी में कहते हैं हम निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, और इंग्लिश में इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो इसका नाम पहले ये नहीं था, इसका नाम और कुछ था। इसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। 20 अप्रैल 2016 को इसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया। हालांकि नाम बदलने के बाद ऐसा नहीं है कि इनके फंक्शनिंग में बदलाव आ गया, लगभग वही काम ये अभी भी करती है इनका, लेकिन सिर्फ नाम बदल दिया गया। और इसका जो मेजर टास्क है, इसका मेजर टास्क है सेंटर का जो फंड्स होते हैं उसको एफिशिएंटली मैनेज करना। सेंटर के पास कुछ पैसे होते हैं, अगर उनको इक्विटी के तौर पर कुछ खरीदना है या फिर पब्लिक सेक्टर कुछ भी यूनिट है उनको सेल करना है, तो इसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लाना और उनको सलाह देना, ये काम है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड एसेट मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर देखिए नाम भी है पब्लिक एसेट मैनेजमेंट।
पब्लिक एसेट क्या होता है, आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटीज़ दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो एसेट ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रिटर्न्स देती हैं या फिर बनने के बाद आपको कुछ ना कुछ वो रिटर्न देती रहती हैं। तो गवर्नमेंट के पास क्या एसेट्स हैं, गवर्नमेंट के पास पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो यहाँ इस केस में हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि IDBI बैंक को यहाँ पर सेल किया जा रहा है, राइट। तो इसीलिए ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, ये पूरी तरीके से इस सेलिंग को मैनेज कर रहा है। बैंक्स की बात करें तो बैंक जनरली दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक यानी कि जिसमें जो हिस्सेदारी होती है, इक्विटी, कोई भी कंपनी अगर आप खोल रहे हैं या फिर कोई आप बिज़नेस खोल रहे हैं तो उसमें हिस्सेदारी होती है। मान लीजिए 100% हिस्सेदारी है, आप अगर 3 पार्टनर या 2 पार्टनर तो आप इक्वली बांट लेंगे या फिर 60-40 कुछ भी शेयर होल्डिंग, कुछ भी रेशियो बना सकते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा शेयर्स होती हैं उसकी एक तरीके से ओनरशिप पूरी तरीके से रहती है। तो पब्लिक बैंक ऐसे होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिसमें मेजर हिस्सा जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। एग्जाम्पल के लिए नेशनलाइज बैंक या फिर स्टेट बैंक एसोसिएट, ये 2 तरीके के होते हैं एक्चुअली। पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, या तो फिर नेशनलाइज बैंक होंगे या फिर स्टेट बैंक और उनके एसोसिएट्स होंगे। एसोसिएट मतलब जो उनके रिलेटेड बैंक होंगे वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बैंक ऑफ इंडिया और अभी IDBI बैंक, ये सारे पब्लिक बैंक हैं। अब हम बात करें प्राइवेट बैंक्स की तो ये निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं और ऐसे बैंक होते हैं जिनका जो मेजर शेयर होल्डिंग होती है वो शेयर धारकों के पास होता है। शेयर धारक कौन होते हैं, आप हम सब हो सकते हैं, और इवन जो उन कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं या फिर जो बैंक होते हैं, बैंक को जिसने स्टार्ट किया था वो शेयर होल्डर के पास मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग होती है उनके पास होती है, इसीलिए इसको हम पब्लिक बैंक कहते हैं। करंटली इंडिया में टोटल 22 निजी क्षेत्र के बैंक हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लिए एक्सिस बैंक, कैनरा नहीं, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो ये सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे निजीकरण क्या होता है। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि अभी हमने देखा IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होगा, जो भी इसके शेयर्स होते हैं मेजर शेयर होल्डिंग को सेल कर दिया जाना। सेल किसको कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं लोग वो आके अपना बोली लगा के शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी सरकारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको अगर कुछ कारण से या पैसे के लिए किसी भी कारण से अगर सेल किया जा रहा है और सेल करने के बाद क्या करते हैं, मेजर हिस्सेदारी जो होती है वो सेल कर दिया जाता है और उसका जो नियंत्रण होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पूरी तरीके से निजीकरण या फिर प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में चला जाता है। तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, जो मांग तंत्र है, आपूर्ति और मांग, डिमांड एंड सप्लाई का मांग होता है, इस सिस्टम में पूरा चीज़ वो काम करने लगता है। इसे हम निजीकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से प्राइवेट कर देना। आपने सरकारी और प्राइवेट नौकरी के बारे में पढ़ा होगा, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, सबको सरकारी नौकरी करना है, प्राइवेट नौकरी कोई नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता, बात साफ है, सरकारी जो नौकरी है वो सेफ़ है, प्राइवेट नौकरी में सेफ़ नहीं है क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन है, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। अगर आपका डिमांड अच्छा है, आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यही अंतर होता है प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में, राइट। अब जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, ऐसा क्या हुआ कि सरकारी बैंकों को बेचा जा रहा है या फिर सरकारी कंपनी को सेल किया जा रहा है या फिर उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। तो NPA क्या होता है, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। मतलब बहुत सारे लोन ऐसे होते हैं जो कोई किसान है या फिर बहुत सारे, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में किंगफिशर के ओनर नीरव मोदी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सरकार का पैसा बैंक से लोन लिया और फ़रार हो गए। तो वो पैसा वापस आने वाला नहीं है और वो एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट आ जाएगा, राइट। उसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोन्स जो होते हैं लेके लोग देते नहीं हैं, बहुत सारे विलफुल डिफ़ॉल्टर होते हैं, यानी कि वो दे तो सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं देते हैं, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा करप्शन भी होता है। इसके चलते भारतीय बैंकों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। अब इससे ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइज़ करने से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारे नुकसान भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले नहीं हैं बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। वी हैव मेनी मोर टॉपिक्स, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, डिजिटल करेंसी RBI। ये अपना ई-रूपी पायलट मोड में लॉन्च करने वाला है, GS पेपर 3 इकॉनमी का हिस्सा है। तो यहाँ पर खबरों में क्या बताया गया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या हो गया, इसको आप शॉर्टकट में CBDC समझ सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। इसका नाम क्या रखा गया, ई-रुपया। ये पायलट मोड में लॉन्च करने वाला है। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होंगे, तो RBI जो भी एक अलग अलग तरीके के इस्तेमाल के लिए जो भी करेंसी होती है, अभी करेंटली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, या फिर डायरेक्ट हम करेंसी कैश यूज़ करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन जब ये ई-रुपया आ जाएगा, एक तरीके से ये भारतीय ऑथोराइज्ड पैसा है, ऑथोराइज मनी है, ठीक है। तो यहाँ पर RBI ये लॉन्च कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, ऐसे बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स ने ऑलरेडी ये लॉन्च कर चुके हैं।
अब इसके आने से क्या होगा, तो इंडिया में जो डिजिटल इकॉनमी है, डिजिटल अर्थव्यवस्था है, उसको पूरी तरीके से मजबूती मिलेगी। अभी हमने कोविड में समस्याएं झेली, कोविड के पहले हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी, तब भी हमने समस्याएं देखी, और उसी समय डिजिटल अर्थव्यवस्था जो थी, डिजिटल इकॉनमी थी या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन थे, उसको बढ़ावा मिला था। और आगे अब टेक्नोलॉजी के साथ और ऑथेंटिकेशन के साथ चीज़ें बढ़ेंगी तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही में जो भुगतान प्रणाली होती है, जो पेमेंट सिस्टम होता है, उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा। इन सब के लिए आरबीआई ने एक 51 पन्नों का ड्राफ्ट नोट भी जारी किया गया है। इस ड्राफ्ट नोट में ई रुपया क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर अवेयर करने के लिए बनाया गया है, राइट। और इससे हेल्प क्या होगा, तो सबसे बड़ा हेल्प इसका होगा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, हवाला आपने सुना होगा, हवाला का पैसा लोग भेजते हैं दूसरे देशों से इंडिया में, या फिर इंडिया से दूसरे देशों में हवाला का पैसा जाता है, तो एक तरीके से इलीगल पैसा होता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इसको आइए हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। अब इसके लिए हिंदी में इन्फोग्राफिक नहीं मिला है, तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कहने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले कि कलेक्शन ऑफ डर्ट मनी, यानी कि इलीगल तरीके से पैसे को इकट्ठा करना। आप चाहे इंडिया में कर लीजिए या दूसरे देशों में कर लीजिए, लेकिन पैसों को यहाँ पर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक्स होती हैं, वहाँ पर इसको प्लेस कर दिया जाता है किसी तरीके से। और उसके बाद किसी ना किसी तरीके से इसको लेयरिंग की जाती है, मतलब कि इन बैंक से या फिर दूसरे ज़रिए किसी दूसरे देश के कंपनीज़ में या फिर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए हमने किसी दूसरे देश में, मान लीजिए थाईलैंड में एग्जांपल लेता हूँ, थाईलैंड, या फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ दुबई में किसी ने बहुत सारा इलीगल पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद उसको ब्लैक मनी है, अब ब्लैक को वाइट करना है उसको, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से पैसा इंडिया भेजेंगे। इंडिया में डायरेक्ट पैसा भेज नहीं सकते हैं, तो वो किसी ना किसी छोटे मोटे कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये कंपनी क्या करेगी, कंपनी घुमा फिरा के अपने अकाउंट्स वगैरह दिखा के यहाँ से पैसे निकाल के दोबारा जो ओनर्स होते हैं उनको दे देगी, और ये वाइट मनी हो गया, तो अपने लग्जरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग या फिर हवाला का पैसा कैसे मूव करता है ये यहाँ पर। इसको रोक के लिए ई पे रुपये जो है हमारा बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि ई रुपये का ट्रांजैक्शन या फिर जो भी चीज़ होती हैं पूरी मेनटेन रहेंगी, ठीक है। अब हम प्रोसेस क्या देखते हैं, प्रोसेस कैसे होगा। तो आरबीआई बैंक है, सबसे पहले सीबीसीडी के फ़ायदे और नुकसान का आकलन करेगा। सबसे पहले क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो जांच करेगा, और उसी हिसाब से जो डिज़ाइन बनने हैं आगे, एप्लीकेशन डिज़ाइन या फिर मनी का डिज़ाइन या फिर इम्प्लीमेंटेशन का डिज़ाइन, वो सारी चीज़ उसी के बेसिस पे होने हैं। और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट होगा वो बैंकों द्वारा चालू होगा। और ई रुपये जो हैं, इसके आने से लोग कैश रखना कम कर देंगे, क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी ऑथेंटिक है। इसमें जैसे हम देखते हैं फ़ोन पे वगैरह पे कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें कई दिनों तक प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। हो सकता है ई रुपये आने के बाद ये सब प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा रहा तो। ये मोबाइल वॉलेट की तरह भी रखा जा सकता है, और ये एक तरीके का कानूनी मुद्रा है, जैसा कि मैंने बताया। आरबीआई का ये ऑथेंटिकेशन इसको मिला रहेगा, राइट। अब हम सैद्धांतिक तौर पे बात करें तो डिजिटल रुपए को नोट से भी बदला जा सकता है। नोट मतलब करेंसी से भी बदला सकता है। मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में ई रुपये फॉर्म में है, इसको अगर मैं चाहूँ तो कैश आउट कर सकता हूँ, इसका भी प्रावधान है यहाँ पर। सीबीडीसी दो तरीके का है, एक है रिटेल पेमेंट और दूसरा है होलसेल पेमेंट। रीसेल मतलब कि खुदरा, एक तरीके से खुदरा सीबीडीसी कह लीजिए, जो आम जनता इस्तेमाल करेगी अपने सामान खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए। वहीं होलसेल की बात करें तो होलसेल में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जिनको कुछ पैसे मान लीजिए आरबीआई में रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी, या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं फाइनेंशियल वाले, उनको बड़े लेवल पर अगर ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है तो उनके लिए अलग तरीके का सीबीडीसी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, तो हम अगर दूसरे देश में पैसा भेजते हैं तो उस केस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है, तो ये लगभग 2% से भी कम हो सकता है। अभी तक अगर हमको एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना है तो लगभग 7% तक ट्रांजैक्शन चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। इसका जो घोषणा हुआ था, मतलब ये कब लॉन्च होगा, तो 2022 के एनुअल बजट में इसकी घोषणा हुई थी। तो अभी तक चीन और दक्षिण कोरिया समेत 14 देश डिजिटल मुद्रा पेश करने की तैयारी में हैं, ये इस पर काम कर रहे हैं, और 9 ऐसे देश हैं जो अपने डिजिटल मुद्रा को पूरी तरीके से लॉन्च कर चुके हैं। बहामास ने 2020 में सबसे पहला सीबीसीडी लॉन्च किया था। खुदरा और थोक सीबीडीसी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, राइट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 60 ऐसे देश हैं जो कि ई रुपये में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया का स्टेटस अभी बहुत ही अच्छा है, और ई रुपये का जो सीमा पर जो ट्रांजैक्शन होता है, ई रुपये जो बॉर्डर्स पे जो बहुत सारे कंट्रीज़ इंडिया के अटैच्ड हैं, तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए ई रुपये को कंसिडर किया जा सकता है आगे चलकर। और इसी के लिए अमेरिका के फिनटेक कंपनी है FIS, इससे डिस्कशन जारी है कि हम कैसे इसको पॉसिबल कर सकते हैं। और देश भर में 60 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनकी सेंट्रल बैंकों ने हमारे ई रुपये पर दिलचस्पी दिखाई है, और वो अपने मुताबिक इस ई मुद्रा को जारी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, FTA वीज़ा विवाद। ये क्या है, GS पेपर 2 का हिस्सा है, इंटरनेशनल रिलेशन में आता है। तो यहाँ खबरों में क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ IISS के थिंक टैंक में शामिल दक्षिण एशिया के सीनियर फेलो राहुल रॉय चौधरी का मानना है
कि लिज ट्रस के सरकार के आने के बाद जो यूके और भारत के बीच में एफटीए का एग्रीमेंट है उतना वास्तविक नहीं होगा जितना कि माना गया था। जब बोरिस जॉनसन की सरकार थी उस समय कंडीशंस और थे, और भी कंडीशंस बदल गए हैं। इसी वीज़ा विवाद के बीच में भारत के साथ व्यापार समझौता, जो भी ब्रिटिश के प्रवक्ता है वो बताते हैं कि हम बहुत ही क्लियर हैं, हम स्पीड के चक्कर में अपने क्वालिटी को त्याग नहीं करेंगे, मतलब क्वालिटी को नहीं ख़त्म करेंगे, और तभी साइन करेंगे इस एग्रीमेंट पर जब उन्हें लगता है कि यूके के हितों को ये एफटीए एग्रीमेंट पूरा करता है। उसके बाद ही ये जो एग्रीमेंट है वो पूरा होना है। भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए क्या है? तो अभी हाल ही में हम जानते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच में जो एफटीए एग्रीमेंट है वो दिवाली के टाइम ख़त्म होने वाला है। ये अंतिम चरण में है और इसको अपग्रेड करना है, या तरीके आप कह सकते हैं इसको रिन्यू करना है। तो उसी के लिए बातचीत जो है वो चल रही है, वो अपने आखिरी स्टेज पर है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो जनरल टर्म्स में एफटीए होता क्या है? तो ये दो या दो से अधिक देशों के बीच में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी हर्डल्स आती हैं उनको कम करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है। ये एक तरीके का मुक्त व्यापार नीति है। मुक्त व्यापार नीति आज तो वीडियो नहीं मिल पाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता क्या है? तो हाल ही में हम जानते हैं दिवाली के समय में इसकी सीमा ख़त्म होने वाली है। इसका मतलब कि इसका जो टेन्योर था वो ख़त्म होने वाला है, और इसको रिन्यू करने के लिए जो बातचीत चल रही है वो अपने आखिरी लेवल पे, आखिरी चरण पर है। तो आगे देखना होगा कि इसके एग्रीमेंट में क्या होता है। लेकिन जनरल टर्म्स में अगर हम एफटीए की बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये दो या दो से अधिक देशों के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो भी हर्डल्स आते हैं उन हर्डल्स को कम करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है। ये एक तरीके का मुक्त व्यापार नीति है। यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर खरीदा जाता है या बेचा जाता है, या फिर एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसमें जो लगने वाली सरकारी शुल्क होती हैं, जो फीस होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको कम करना और साथ ही में सब्सिडी भी दिया जाना, ऐसे इसी कामों के लिए एफटीए एग्रीमेंट होता है। जो ये एफटीए है ये इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म, व्यापार संरक्षणवाद या फिर आर्थिक अलगाववाद के पूरा अगेंस्ट में है। इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म मतलब क्या होता है? एक तरीके से अपने देश में ही सीमित रह जाना। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, और ये अगेंस्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अलग अलग हैं। ठीक है। एफटीए को व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, इन रूप में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है एफटीए का इंडिया और ब्रिटेन के बीच में? तो गुड्स जो होते हैं उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर इनका एग्रीमेंट कंटिन्यू होता है। तो यूके के साथ इंडिया का कपड़ा, चमड़े के सामान और जूते जैसे बड़े रोज़गार पैदा करने वाले क्षेत्र हैं जिसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इंडिया का इकॉनमी अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। भारत में 56 समुद्री इकाई हैं और इनके माध्यम से जो भी निर्यात होता है उसमें भी उछाल दर्ज करने की उम्मीदें हैं। फार्मा सेक्टर में, फार्मा मतलब जो मेडिकल सेक्टर होता है, उसमें म्यूचुअल रिक्रिएशन एग्रीमेंट भी किया जाना है, और ये बाज़ार को, ऐसे बाज़ार को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब कि बेनिफिट कर सकता है। सर्विसेज जो होते हैं, किसी भी देश के इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी जो सेक्टर होता है वो होता है हमारे सर्विसेज का, और इंडिया में सर्विसेज एक बहुत ही मेजर हिस्सा है। तो यहाँ पर जो भी सर्विसेज होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया से बहुत सारे लोग दूसरे देश जाते हैं काम करने के लिए, या फिर इंडिया में बहुत सारी एमएनसीज ओपनिंग होती हैं सर्विसेज को लेकर, तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब आयुष जैसे ऑडियो विजुअल सेवा, जैसे आईटी, आईआईटीज़, नर्सिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इनमें निर्यात भी बढ़ सकता है अगर ये एग्रीमेंट प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ता है। राइट। अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी खबर की तरफ। भारत स्किल फोरम ये क्या है? तो भारत स्किल लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक नया फीचर है। इस फोरम में क्या बताया गया है कि इस फोरम में एक तरीके का लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी लैंग्वेज में फ्री में वीडियोस, बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स, हाथ से लिखी हुई प्रशिक्षकों और नोट्स जो होते हैं, पीडीएफ होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और वो खुद भी यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके का पूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ से डिजिटल कंटेंट इंसान जो भी स्टूडेंट है आसानी से वहाँ से अवेलेबल कर सकता है अपने पढ़ाई के लिए। ये पूरी तरीके का वेयर हाउस है। वेयर हाउस मतलब क्या होता है? स्टोरेज होता है। जैसे आपको कोई गुड स्टोर करना है कहीं पर तो आपको वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से जो भी डिजिटल नोट्स हैं, यहाँ पर डिजिटल नोट्स है, डिजिटल बुक्स हैं, डिजिटल वीडियोज़ हैं, उन सभी के स्टोर करने के लिए वेयर हाउस है ये भारत स्किल फोरम। फोरम मतलब वेबसाइट हो गया एक तरीके का। भारत स्किल प्लेटफॉर्म क्या है? तो 2019 में भारत स्किल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, और ये टेक्नोलॉजिकल जो एरियाज़ होते हैं जैसे आईटीआई हो गया, तो उनमें स्किल डेवलप करने के लिए ये फोरम या फिर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। यहाँ पर प्रशिक्षण महानिदेशालय या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ पर केंद्रीय कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय के अंडर में आता है, और ये भारत सरकार का एक बहुत ही अहम योजना है स्किल इंडिया प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है? जो भी एक स्किल एम्प्लॉयबिलिटी होती है, जो जिस स्किल से लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी मिल सके, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें लगभग 15,000 से ज़्यादा आईटीआईज़ इंक्लूडेड हैं, और स्टूडेंट्स, महिलाओं को कौशल शिक्षा या फिर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एवरी कॉन्सेप्ट।
अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब वेदांता आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।